जैसे सपोज करो अगर मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है। अब सर्वर क्या, मैंने इसमें ओएस डाला सर्वर 2022, ठीक है। और इसको बनाया, एग्जांपल लेते हैं कि इस सर्वर को मैं तैयार कर रहा हूँ और इस सर्वर पे मैंने आईपी डाली, एग्जांपल लेते हैं 10.0.0.1। यही आपका सर्वर की मेन आईपी रहेगी। मान लो ये तुम्हारा इसका सबनेट मास्क रहेगा, और लोग बोलते हैं गेटवे भी यही रहेगी। अब रही बात डीएनएस, डीएनएस में मेरा क्या जाएगा, ये जरूरी जानना। ये डिपेंड करता है कि मैं इसमें रोल क्या डाल रहा हूँ। इसके रोल के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि डीएनएस में क्या डाल। अगर इसमें एडीडीएस की रोल है तो आप ये आईपी डीएनएस में डालो या मत डालो, इससे कोई लेना देना। मेनली जो डिपेंड करता है वो डीएनएस की रोल की डिपेंड करता है। अगर डीएनएस का रोल, मान लो एक और सर्वर है, एक और मैंने पीसी आपने रखा, अगर डीएनएस का रोल इस सर्वर पे ही डालते हो, सेम सर्वर, तो आपको ये आईपी डीएनएस में डलेगी। और अगर डीएनएस का रोल तुम इस सर्वर पे डाल देते हो, एग्जांपल लेते हैं इसका है 10.0.0.2, तो यहाँ पर डीएनएस पे डलेगी 10.0, यानी जो भी करना है ओके। वो इस रोल के बेस पे होगा। अगर डीएनएस रोल जिधर डलेगा उसी पीसी के आईपी डीएनएस में लगता। डीएनएस का रोल डलेगा ही नहीं, डीएनएस का रोल पूरी तरह से कॉन्फ़िगर्ड भी होगा। वो तो अब जब क्या हम होता सर है, क्या, एडीडीएस जब इंस्टॉल करते हो बीच में डीएनएस का भी पूछता है ना एक चीज। हाँ, तो एडीडीएस में क्या होता है, एक्चुअली डीएनएस दोनों, एडीडीएस और डीएनएस मिलकर काम करते हैं, इसीलिए एडीडीएस रोल भी इसी पे डल चुका होता है। इसीलिए यही आईपी को हम बोलते हैं एज ए डीएनएस डाल सकते ओके। हैं, तो ठीक है। जैसे सर हमारे सपोज हमारा एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, हमने एक एडीडीएस इंस्टॉल किया है, हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो क्लाइंट मशीन है वो हमारे इस डीएनएस से या एडीडीएस मींस डीएनएस के थ्रू ही होके बाहर जा रहा है, या बाहर से हमें जो आता है डेटा वो हम्म। इस डीएनएस, वो कैसे हमें कंफर्म होगा कि नहीं इस देखो, एडीडीएस का रोल का, इसका रोल एक अलग है, इसका रोल एक अलग है, राइट। इसका वर्किंग भी अलग है। इसका जो काम है, इसका काम सिर्फ ट्रिपल ए का है, समझ। राइट। ये इसके अलावा कोई काम से लेना देना नहीं है। कोई और कोई काम करे ना करे, डीएनएस जाए ना करे, इससे इसको कोई लेना देना नहीं। हम्म। इसका लेना देना है ट्रिपल ए, मतलब ट्रिपल ए इन द सेंस, यहाँ पर ट्रिपल ए का मतलब हो गया, एक तो ऑथेंटिकेशन कि कौन मेरे इधर में ओके। आ रहा है, हम्म। दूसरा ऑथराइजेशन, और अगर मेरे इधर में आ भी रहा है तो क्या, किस लिए आ रहा है, क्या काम करेगा, और तीसरा अकाउंटिंग, क्या लॉगिन करेगा, कब कब आया, कितने बजे गया, पूरी रिपोर्टिंग का रखा। राइट। एक्चुअली में एडीडीएस का काम ये है, खाली इसको ये चीज रखना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो सब कुछ चेक करना, बस। इसके अलावा एडीडीएस का कोई लेना देना नहीं है। अब ये लेना देना इससे ये भी है कि क्या चीज, जैसे इसके यूजर्स और नेटवर्क के डिवाइसेस, फिर आपके आता ओ यूज, जितने भी एडी के अंदर में कंपोनेंट्स आते हैं उन सबकी बेस पे काम करना है। इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं। अब डीएनएस का रोल अपना है, डीएनएस का रोल है कि जैसे एडीडीएस में हम आईपी की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक नाम दे देते हैं। राइट। जैसे हम डोमेन नेम देते हैं तो डोमेन नेम बोलते हैं उसे, तो उसको हम्म। डोमेन नेम बोलने की वजह से ही तो डीएनएस हो गया कि डोमेन नेम सिस्टम हो। तो डोमेन अगर नेम सिस्टम एक हाँ अलग फीचर है, एडीडीएस एक अलग फीचर है। फीचर क्या रोल है, हाँ बोलिए। जैसे हम अपना डीएनएस एक डाल देते हैं 10.0.2 और जो हम्म, एडीडीएस का है,
और हम नीचे 888 डाल देते हैं। 888 जो है ना, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट गूगल आईपी। राइट। यानी ये गूगल का डिफॉल्ट डीएनएस आईपी है, डिफॉल्ट डीएनएस आईपी ऑफ गूगल। हाँ, मीन्स अब क्या, क्या होता हाँ है, जहां पर आपको स्पेसिफिक आपका डीएनएस नहीं पता होता, वहां गूगल आपकी हेल्प करता है उस डीएनएस तक पहुंचने में थ्रू दिस आईपी। हाँ, वो मीन्स के इसको नेट प्रोवाइड कर देता है, जो भी वेबसाइट पे जाना होगा। एक्चुअली में गूगल वो इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको उस सर्वर तक पहुंचा देता है। ये तो गूगल का, ये तो सिर्फ इंटरनेट के लिए है, ये बाकी हम्म। ऐसे थोड़ी चलेगा, ये सिर्फ इंटरनेट के लिए चलता है। उसके लिए आपको अभी थोड़ा डीएनएस थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी एक एक करके रोल पढ़ेंगे। सबसे पहला रोल हम पढ़ते हैं एडीडीएस। ये एडीडीएस से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारा वो एडीडीएस। सर आप आज की क्लास में डीएनएस और डीएचसीपी का बता सकते हो, क्योंकि हमने ना अपने इन्वायरमेंट में वो रेडी कर रहे हैं यही सब, तो मैंने ये अच्छा कंसेप्ट क्लियर करना था, तो आज ये करा सकते हो डीएनएस ठीक है, डीएचसीपी। डीएनए एडीडीएस रोल हटाकर हम डीएनएस रोल पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है सर। उससे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे एडीडीएस रोल पढ़ो चाहे डीएनएस रोल पढ़ो, चाहे जो रोल, तो तुम्हें सबको पढ़ना ही है। हम्म। ठीक है, एडीडीएस की जगह डीएनएस रोल कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के टॉपिक में डीएनएस और डीएचसीपी का थोड़ा क्लियर करवा दो। ठीक है। हाँ, ठीक है, 2 मिनट दो मेरे को जरा। इसको जरा pause। चलिए ठीक है, अभी हम लोग, तो आज हम लोग थोड़ा सा डीएनएस पढ़ लेते हैं कि डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट किया जाता है। ठीक है, तो डीएनएस में एक्चुअली वर्क क्या होता है, सबसे पहले हमें पूरी वर्क जाननी होगी एक एक करके कि डीएनएस क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद बहुत धीरे मतलब शॉर्ट में हो जाएगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। तो सबसे पहले वही है कि भाई कि डीएनएस का सर्वर रोल, रोल वगैरह जो ऐड करते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूँ कि आप रोल कहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको रोल वगैरह ऐड करना है, वैसे यहाँ पे तो डीएनएस रोल ऐड हो गया है। आप यहाँ पे टूल्स पे, सॉरी मैनेज पे जाके ऐड रोल्स के थ्रू आप रोल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ से आप डीएनएस सर्वर का रोल ऐड कर सकते हैं। रोल ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर डीएनएस रोल मिल जाएगा, क्योंकि हमने एडीडीएस डाला तो एडीडीएस के साथ ऑलरेडी रोल इंस्टॉल हो गया है। अब इसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ टूल्स पे जाएंगे, टूल्स के बाद यहाँ डीएनएस पे आएंगे। तो डीएनएस में आपको यहाँ पे सर्वर डीसी मिल जाएगा, और यहाँ हमें रोल्स ऐड करने, मतलब रोल को कॉन्फ़िगर करना। अब यहाँ फॉरवर्ड लुकअप जोन होते हैं और रिवर्स लुकअप, ये 2 पॉइंट पे अभी पहले हम लोग करेंगे। फॉरवर्ड पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से student.com हमारा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एडीडीएस के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब ये होता क्या है, किस तरह से बनता है, कैसे होता है, और इसके फायदे क्या हैं, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये तो हो गई प्रोसेस कि भाई कि आपका रोल कैसे ऐड होगा और कैसे आप यहाँ पर जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन अभी कॉन्फ़िगर किस तरह से करेंगे उसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आते हैं हम अपने उसके ऊपर कि भाई कि रोल को किस तरह से करेंगे, जोन ट्रांसफर क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं, ये सब कुछ समझेंगे।
तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डीएनएस एक्चुअली में है। तो डीएनएस कुछ नहीं है, डीएनएस इज ए हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब ये डेटाबेस होने से पहले हम ये समझते हैं दो चीजें और। जैसे मेनली क्या होता है कि जब कंप्यूटर्स आए थे और इंटरनेट का जब शुरुआत हुआ था, तो इंटरनेट की जब शुरू हुई थी तो लोगों के पास पहले जैसे आईपी के कॉन्सेप्ट थे, तो भाई ठीक है आईपी डाला और हमारा काम हो जाए। लेकिन आईपी स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों को याद, पर धीरे धीरे आईपी याद रखना बड़ा दिक्कत वाली बात हो। तो उन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले पहला प्रोटोकॉल इसमें स्टार्ट किया जिसका नाम दिया नेट बायोस। ये एक तरह का नेमिंग सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें सबसे पहला नाम है नेट बायोस, नेटवर्क बाय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये नेट बायोस नेम्स, यानी ये किया कि नाम को, एक सिंपल नेम को लिंक किया आपके आईपी एड्रेस के साथ। ठीक है, और वो भी सिंपल नेम। तो सिंपल नेम यहाँ पर क्या रखा गया, यहाँ पर रखा गया कंप्यूटर के, कि हर कंप्यूटर के नेम को एक आईपी के साथ लिंक किया जाए और फिर वो मेरा प्रोसेस, ताकि कल को अगर कोई आईपी नहीं भी याद रखे और कंप्यूटर नेम याद रखे तो उसके थ्रू भी वो एक्सेस कर सके। तो हम कंप्यूटर में कभी भी अगर हम देखते हैं, हम रन में जाके डबल स्लैश करके ज्यादातर हम आईपी से शेयरिंग वगैरह एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आईपी की जगह हम कंप्यूटर का नाम भी डालें, कुछ भी अगर मान लो किसी कुछ इस तरह से कंप्यूटर के नेम भी डालें, तो कंप्यूटर नेम से भी हम वो एक्सेस कर सकते हैं। यानी डबल स्लैश करके आपको कंप्यूटर ने आईपी देने की जगह आप कंप्यूटर नेम से भी एक्सेस किया जा सकता है, शेयर्ड फोल्डर्स वगैरह। और ये सब होती है नेट बायस प्रोटोकॉल्स के ही थ्रू। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी आप इजीली ढंग से यहाँ पर कर सकते हो। तो वो कैसे दिखाता हूँ मैं, कि नेट बायस का जो कॉन्फ़िगरेशंस होता था वो आप रन में जाओगे, रन में लिखो ncpa.cpl, और जहां पर आप आईपी डालते हो किसी में भी, सपोज ये इथरनेट पोर्ट ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज जाओगे, फिर IPv4 पे हम जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पर आता है एडवांस्ड। एडवांस्ड में आप ये विंस की तरफ जाओगे तो यहाँ पर नीचे में देखो नेट बायस सेटिंग्स लिखा हुआ है। तो आप इसे नेट बायस सेटिंग्स को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो ये जो कंप्यूटर नेम टू आईपी वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। यानी सिर्फ आप आईपी से ही एक्सेस कर पाओगे, नाम अगर डालोगे तो फिर वो एक्सेस नहीं। तो ये पहला नेमिंग सिस्टम निकाला था जिसको हम कहते हैं नेट बायोस। ये क्लियर हो गया नेट बायोस का कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है। दूसरा फिर इन्होंने, देखो इंटरनेट क्या हुआ, फिर ग्रो हुआ, इंटरनेट थोड़ा बड़ा हुआ, तो वहां पर क्या है, कंप्यूटर नेम्स बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। जैसे आज भी क्या है, कंप्यूटर नेम कॉमन किए दिए जा सकते, तो लोगों को कंप्यूटर नेम भी कॉमन होने लग गए। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ इस तरह का डेटाबेस बनाए जो कि काम हो, मतलब क्रिएट हो। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, विंस। यानी एक और प्रोटोकॉल स्टार्ट किया जिस प्रोटोकॉल का नाम था विंस, विंडोज इंटरनेट नेम सर्वर। ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ, इंटरनेट पे जितने भी नेम सर्वर तैयार किए गए उनके ऊपर इन्होंने एक तरह की फाइल क्रिएट, और उस फाइल में वो सारे सर्वर्स की एंट्री होती थी जो सर्वर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते थे। अब किसी को भी अपना कोई वेबसाइट अगर एक्सेस करवाना है तो उसको क्या करना पड़ता था, यानी जो बोल सकते हो कि आईएसपीज वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया, जो सर्वर लॉन्च किए जाते थे
उसके लिए वह विन सर्वर या एक इंस्टॉल करते थे और उस विन सर्वर में एक फाइल बनती थी। उस फाइल के अंदर में उस सारे सर्वर्स की एंट्री होती, यानी एक तरह का थोड़ा सा मैनुअल काम। तो थोड़ा सा एडवांस हुआ तो मैनुअल काम होने लगे और इस फाइल को यहाँ पर बोलते हैं एलएम होस्ट। इसके अंदर में जितने भी इंटरनेट पे रहने वाले सर्वर्स वगैरह है उसकी लिस्ट वगैरह इस फाइल्स में होती है और इस फाइल को देखकर ही आपका नेम टू आईपी और आईपी टू नेम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि चलो ठीक है, रिजोल्यूशन बड़ी इजीली होने लगी। लेकिन एक तरह का मैनुअल वर्क बोलते हैं, तो इसकी भी सेटिंग्स की जाती थी। वो सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अगर आपको विंस की सेटिंग करनी है तो सेम केस है, ncpa.cpl पे ही जाएंगे हम। यहाँ पर जैसे इंटरनेट वाला है, हमने इधर प्रॉपर्टीज गए, आईपी की प्रॉपर्टीज पे गए, एडवांस्ड में गए। एडवांस्ड में जाने के बाद यहाँ पर विंस का ऊपर एक टैब आएगा। इस विंस में यहाँ आपको एनेबल एलएम होस्ट लुकअप करके आपको एलएमएस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करना। यहाँ पर जो फाइल बनती थी उसे आप क्या करते थे, यहाँ पर इंपोर्ट करते इस, जिससे कि फिर वो पढ़कर प्रॉपर वे से काम कर। इसके बाद क्या हुआ, विन सर्वर भी ठीक है, बहुत दिनों तक टिका रहा, अच्छा है, काम किया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बोल सकते हो इंटरनेट इतना वास्ट हो गया कि अब इतना मैनुअल यानी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बनाना पॉसिबिलिटीज नहीं रही। और दूसरी बात है, ये मैनुअल एंट्री भी थी तो बड़े प्रॉब्लम्स यानी रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स आई। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, डीएनएस का concept। यानी एक नया प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इसे बनाया गया एक हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के रूप में बनाया गया। और ये एक तरह का, जैसे बोल सकते हो इंटरनेट का नेमिंग स्कीम चल ही रहा था, उसमें डीएनएस भी एक बेसिक बहुत अच्छा काम किया। डीएनएस क्या कर सकता है कि अब इसमें सबसे बड़ा फायदा था, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नेम्स भी यूज हो सकते। जैसे हमने बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम आपने देखा होगा कि नंबर्स भी होते हैं और कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना 123greetings.com। तो नहीं, नंबर्स भी हैं और उसके कैरेक्टर्स के नाम भी हैं, ठीक है। या बहुत सारे लिखे रहते हैं 160/2, यानी नंबर्स भी हैं और कैरेक्टर्स भी हैं। इसके बेस पे इन्होंने नाम देना स्टार्ट, और ये डीएनएस में बड़े इजीली सपोर्ट होता था। जस्ट मिनट, एक सेकंड देना।
हेलो। तो ये जैसे है इसके बाद लेकर आया डीएनएस। तो डीएनएस में भी क्या है कि पूरी तरह से अगर हम बात करें, हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, तो कैसे हायरार्किकल बनाकर ये पूरा स्टार्ट करता है। तो इसमें जैसे है होता है, पहली बात है, अभी जो नाम हम लोग ज्यादातर जो सुनते हैं, वो नाम सुनते हैं एग्जाम्पल इस तरह से, www, एग्जाम्पल लेते हैं facebook.com। ये जो नाम है, ये पूरे नाम को बोला जाता है FQDN। इस पूरे नाम को बोलते हैं FQDN। क्लियर इतना? ये डीएनएस में सर? हाँ, डीएनएस में। डीएनएस के बेस पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका आएगा www.facebook.com, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये FQDN की काम बात होती है। दिस ऑल इज नॉन एज FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर सिर्फ facebook.com की बात करोगे ना, तो इसे हम कहते हैं डोमेन नेम, सिंपल टर्म्स। बट जब पूरा नाम आ जाता है ना, पूरे नाम को बोलते हैं FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। एक्चुअली में www तो एक कॉमन नेम दे दिया है वर्ल्ड वाइड वेब बेस पे, बट दिस इज द एक्चुअली अ सर्वर नेम। जिसका सर्वर होगा, जिसके उसमें प्रेमिसेस में जो सर्वर होगा, वो सर्वर का नाम होता है। ठीक है, फेसबुक ज्यादातर जो रखा जाता है, ये कंपनीज के नेम पे रखा जाता है। अब ये हायरार्की बनती है। एक्चुअल में जब डीएनएस कॉन्फ़िगर करते थे, या लास्ट में भी शुरुआत जो होती है, दैट इज डू, एक डॉट से होती है, यानी www.facebook.com डॉट रहेगा, जो कि हमें जनरली रूप से दिखता नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के टाइम पर दिखता है हमें। वो मैं दिखाऊंगा जब कॉन्फ़िगर करेंगे हमें। तो फिलहाल पहले डीएनएस पूरी तरह समझते हैं। तो डीएनएस का मेन है फंडा कि सबसे पहले बेसिक्स में जो बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं डॉट, इस डॉट को बोला जाता है रूट डोमेन। इस डॉट को ही कहा जाता है रूट डोमेन। ठीक है। अब रूट डोमेन का मतलब क्या है कि यहीं से सारा कुछ शुरुआत होता है। दिस डॉट इज द इंफिनिटी फ्रॉम स्टार्ट फॉर डीएनएस नंबर। तो डीएनएस का सबसे पहला शुरुआत जो होता है, वो रूट डोमेन से। रूट डोमेन के बाद में आता है आपका टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन के अंदर में, जैसा आपने सुन रखा है, .com होता है, .net होता है, .org होते हैं। तो ये सब जो होते हैं, ये सारे आते हैं आपके टॉप लेवल डोमेन में। अब फिलहाल जो टॉप लेवल जो डोमेन है, अगर मैं बात करूं, जो आपका TLD है, यानी टॉप लेवल डोमेन जो है, ये अब आपके अलग अलग तरह के हो चुके हैं। जैसे इसको दो बेस पे डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन बेस पे। ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे जो किया गया है ना, वो किया है, जैसे सपोज करो .net, ये होता है नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग की ज्यादातर वेबसाइट्स .net पे बनती है। .com, ये ज्यादातर होती है कमर्शियल वेबसाइट्स। ठीक है। .org, दिस इज नोन एज अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा होता है .mil, दिस इज फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा होता है .mil के बाद आता है .gov, जो होती है गवर्नमेंट वाली। ठीक है। .edu,
ये ज्यादातर होती है एजुकेशन वन। ये सब कुछ है कि भाई कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस पे भी डिफाइन किया है। दूसरा इसको अब जो डिफाइन किया गया है, क्योंकि अब इतने और वास्ट होते जा रहे हैं, तो इसे अब ज्योग्राफिकल बेस पर भी डिफाइन करें। ज्योग्राफिकल बेस पे अगर बात करते हैं कि भाई ज्योग्राफिकल बेस पे कौन से डिफाइन है, तो जैसे इसमें बोला गया .in, IN जहां पर भी होता है वो इंडिया की वेबसाइट। .pk, PK इज फॉर पाकिस्तान वेबसाइट। ठीक है। .US, इट्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। .FR, that is for France. .CA is for Canada. .UK is for United Kingdom. .JP is for Japan. तो अब से जो वेबसाइट्स हैं ज्योग्राफिकल बेस पे इस तरह से भी तैयार की जाए, यानी TLD अगर इसकी हो गई टॉप लेवल डोमेन, दैट इज डॉट ऑर्गेनाइजेशन बेस पे भी हो सकती है, और यहाँ ज्योग्राफिकल बेस पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के आपके TLDs हैं। इतना समझ में आया? TLD क्या क्या है? ठीक है। तो एक तो हो गया जहां से रूट डोमेन से स्टार्ट हुआ। रूट डोमेन के बाद आ गया आपका TLD, यानी टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। टॉप लेवल डोमेन के बाद जो आता है, उसके बाद आता है आपका SLD। SLD होती है सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है। अब सेकेंड लेवल डोमेन में ज्यादातर जो आती है वो कंपनीज के नाम आते हैं, जिस कंपनी का वो बनाते हैं उस कंपनी का नाम आता है। जैसे ज्यादातर कंपनी के नेम में क्या रखते हैं, कंपनी के नेम में रखते हैं या तो जैसे HCL एक कंपनी हो गई, HCL रखता है, या फेसबुक। ठीक है। या सर्व। ठीक है। या विप्रो, IBM। तो यही सब कंपनीज जो भी बनाती हैं वो ज्यादातर अपने नाम पर ही बनाने की कोशिश करती हैं, और उनको अपने नाम से रिलेटेड ही मिलता है सर। ये समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम सेकेंड लेवल डोमेन। ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड लेवल डोमेन के बाद में आता है, ये तो हो गई मेन। अब इसके बाद आपका रहेगा सब लेवल डोमेन, यानी इसके नीचे। अब सब लेवल डोमेन में एक्चुअल में जो रहता है वो एक्चुअल आपका डायरेक्ट चाहे तो सर्वर लगा सकते हो, और डायरेक्ट चाहे तो उसके सब सर्वर भी लगा सकते हैं, जैसे जोन वाइज। जैसे मान लो कोई किसी ने पूरे देश में लगाना, मतलब ऑल ओवर इंडिया लगाना चाहता है, तो एग्जांपल लेते हैं कि ईस्ट में लगाना चाहता है, तो ज्यादातर नेम देते ईस्ट, या वेस्ट, या साउथ। ठीक है। या जैसा, अगर मान लो एक शहर में भी अगर अलग अलग लगाना चाहता है, एक मान लो बोलते हैं एक स्टेट में भी, तो भी वो अलग अलग नाम दे सकता है। जैसे एक दे दिया लखनऊ, एक दे दिया गोरखपुर। ठीक है। ऐसी जो बड़े बड़े, एक दे दिया नोएडा, एक दे दिया गाजियाबाद। तो ऐसे अलग अलग लोकेशंस के नाम दिए जा सकते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं सब लेवल डोमेन। ठीक है। इसके बाद सब लेवल डोमेन में भी अब आता है मेन सर्वर, तो सर्वर का अपना भी तो नाम होगा। ये सारे मिलाकर हमारा, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक सिंपल है, अगर मेरे सर्वर का नाम है सर्वर वन, एग्जांपल देता हूँ, तो डॉट, अब ये किस जगह पे, मान लो ईस्ट साइड पे,
डॉट, कौन सी कंपनी का है, एग्जांपल लेते हैं प्लीज सर, डॉट। इसके बाद लास्ट में हमने कौन से उसमें बनाया, मान लो .com बनाया, तो ये पूरा नाम जो ये बना, दिस होल नेम इज नोन एज FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। और ये जो नामकरण जो होता है वो इसी तरह से। तो सबसे ऊपर होता है आपका, अगर मैं सिंपल बोलूं अब, तो सबसे टॉप मोस्ट में होती है आपकी रूट डोमेन। रूट डोमेन के बाद जो .net .com org ये इस्तेमाल करते हो, ये हो गया टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद आप अपना जो सर्वर लगाते हो या आप अपने कंपनी के नाम पे जो भी रखना चाहते हो वो रखोगे, तो दैट इज सेकेंड लेवल डोमेन। उसके बाद एरिया वाइज हो गया तुम्हारा सब डोमेन्स, और लास्ट में आपकी जो पीसी रख गई वो। तो यहाँ पर देखो, अब ये कौन से इसमें, ये डिपार्टमेंट वाइज दे दिया। सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट, तो सर्वर 1 हो गई होस्ट नेम, सेल्स हो गया आपका डिपार्टमेंट, सब डोमेन में यहाँ पर दे दिया साउथ, ये हो गई आपकी कंपनी का नाम, और यहाँ से .com। तो यहाँ पे FQDN मेरा क्या बना, ये पूरा देख सकते, server1.sales.south.nwtraders.com, ये मेरा FQDN कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये हिरार्की स्ट्रक्चर जो है, ये DNS का हिरार्की स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया DNS का हिरार्की स्ट्रक्चर। अरे आवाज बहुत कम आ रही है आज। यस सर। ठीक है, जयकांत जी। अब फीचर्स तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले अब है कि भाई कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। ये कंपोनेंट जो DNS का सॉल्यूशंस करने के लिए है, इसमें 3 पार्ट हो। अब ये तीनों पार्ट होता क्या है, या कैसे रेजोल्यूशन करता है, कैसे आंसर लाकर देता है, ठीक है, या कैसे उस किसी भी इसको सर्च करेगा। वो है तुम्हारा रिकॉर्ड्स की बात, कि कैसे ये सब सर्च होते हैं, ठीक है। तब कैसे होते हैं सर्च वगैरह, वो मैं भी थोड़ा बताता हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मुझे एक सर्च करना, एक सिंपल लेता हूँ, मुझे सर्च करना है www.facebook.com। अब मैंने ये वेबसाइट खोली और खोलकर क्वेरी की। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट, जब भी आप ये करोगे, तुरंत वो क्या करेगा, कंप्यूटर जो है इसको सर्च करने के लिए भेज देगा कि दिस इज माय डोमेन नेम या FQDN, ये मेरा FQDN है और इसकी मुझे IP चाहिए। अब ये IP खोजने कहाँ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को IP तो याद रहती नहीं है, तो कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देते हैं IP। अब ये IP खोजने के लिए जो जाएगा, सबसे पहले ये जो जाता है सर्च करने, ये अपने PC यानी सेल्फ को खोज, यानी अपने खुद के PC को खोजेगा कि मेरे खुद के PC में क्या इसकी IP कहीं लिखी हुई है। ये जब खुद के PC में खोजेगा, तो अपने PC में इसे मिलेगी होस्ट नाम की एक फाइल। अब ये होस्ट नाम की इस फाइल पे सर्च करेगा कि इसमें कहीं मेरे इस वेबसाइट की IP तो नहीं लिखी हुई है। अगर इस वेबसाइट की IP इसमें मिल गया, तो ये क्या बोलेगा, ये जवाब लाकर दे देगा, तुरंत इसको बता देगा कि भैया
तुम्हारे इसकी आईपी मेरे इसमें लिखी हुई है और ये आईपी आपकी ये, जो भी आईपी सर्च कर। सपोज इसने सर्च कर लिया 10.0.0.1, तो उसको बता देगा कि ये www फेसबुक की आईपी 10.0.0.1 है। तो अब ये कहाँ पर खोजेगा? ये खोजेगा अपने होस्ट फाइल। अब होस्ट फाइल में मिल गया तब तो बता देगा, नहीं मिला, बाई चांस ये होस्ट फाइल में नहीं मिला, तो ये अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए डीएनएस सर्वर के पास, और इस सर्वर से फिर ये क्वेरी करेगा कि भाई मेरे को www.facebook.com की आईपी चाहिए, क्या आपके डीएनएस सर्वर में ऐसी कोई आईपी है तो मुझे दे दो। अब ये सर्च करेगा इस आईपी की लिस्ट को। अगर इसे ये आईपी मिल जाती है तब फिर वो क्वेरी को बता देगा कि ये आपकी आईपी है। लेकिन अगर इसका लोकल डीएनएस सर्वर, इसको हम बोलते हैं लोकल डीएनएस, क्यों? क्योंकि उसी के पास रखा हुआ है। अगर इस लोकल डीएनएस सर्वर में इसको नहीं मिलता किसी भी वजह से, तो ये फिर नेक्स्ट स्टेप को चला जाता है, उस सर्वर के पास पहुंचता है जो इंटरनेट पे रखा हो। ठीक है। अब जाहिर बात है इंटरनेट के सर्वर पे तो इसकी आईपी मिलनी है, क्योंकि facebook.com एक्चुअल में इंटरनेट पे चल रही वेबसाइट है। वो ना तो हमारे लोकल सर्वर पे मिलेगा, ना हमारे पीसी पे मिलेगा उसकी कुछ भी रिकॉर्ड। तो ये क्या, ये इंटरनेट वाले सर्वर से पूछेगा कि भाई आपको पता है उसकी आईपी, और ये जब बता देगा कि आईपी ये है तो वो इसको ले जाकर दे देगा और साथ में आपकी वेबसाइट ओपन कर। तो जब आपको मिल जाएगा तो ओपन हो जाएगा, जब नहीं मिलेगा ओपन नहीं हो। यहाँ पर जो है, अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो ये क्या है, सबसे पहले कोई भी पीसी जब क्वेरी करेगी तो ये अपने खुद के इसमें करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक शब्द से डीएनएस क्लाइंट्स। यानी डीएनएस क्लाइंट्स जो है वो अपने पीसी को खुद को चेक करेगा। अब ये चेक कहाँ करेगा, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। चेक करने के लिए पाथ है, ये जाएगा विंडो, सॉरी, आप खोलोगे दिस पीसी। दिस पीसी में सी ड्राइव में जाएगा आपका विंडोज, विंडोज में जाएगा सिस्टम 32, सिस्टम 32 में जाएगा आपका ड्राइवर्स, ड्राइवर्स में जाएगा ईटीसी, ईटीसी में आपको ये देखो होस्ट नाम की एक फाइल मिलेगी। आपको इस फाइल को देखना है तो राइट क्लिक करके ओपन विथ करके इसको नोटपैड में ओपन कर सकते, जस्ट वंस किया। ये जो लिखे हुए हैं इस फाइल के अंदर, तो इस फाइल में जैसे यहाँ पर कुछ के एग्जांपल के लिए आईपी लिखी हुई है कि जैसे ये है और ये वेबसाइट की आईपी, यही चीज वो चेक करता है कि अगर किसी भी सिस्टम की उसे आईपी मिल जाती है तो वो देगा। अब जाहिर बात है फेसबुक तो इसमें है नहीं, तो ये इस फाइल से उसे मिल नहीं पाएगा, इसे हम कहते हैं डीएनएस क्लाइंट। एंड दिस इज द लोकेशन। तो आपको ये लोकेशन या तो याद कर लो या तो नोट कर लो कि कौन से लोकेशन पे आपको ये होस्ट नाम की फाइल मिलती है। ये होस्ट फाइल में तो क्या बोलते हैं वो, फेसबुक वाला तो आईपी है नहीं सर, तो ये कौन सा आईपी मेंशन है इसमें? ये एग्जांपल के लिए दिया है कि इस तरह की आईपी डाल सकते हैं। तो जैसे जो ओपन सोर्स होते हैं उसमें तो डालते नहीं, वो कैसे भी इसमें तो कौन सा अभी ओपन जैसे सोर्स होता है? मीन्स कहने का मतलब जैसे घरों पे नेट लगे होते हैं, हम
अपने घर वाले नेट में तो डालते हैं, सीधा ही ओपन करते हैं तो हम तो www.facebook. इंटरनेट ओपन करते हैं ना। मैंने क्या बोला, कोई भी आप अगर सर्च करता है तो सबसे पहले सर्च किसको करता है, खुद को। खुद को। अगर खुद में वो आईपी मिल गई तो वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आईपी नहीं मिली तो वो अगले स्टेप पे जाता है। यानी आपने मतलब लिखा सर। इस फाइल को खोजा, इस फाइल में नहीं मिला, हम्म। नहीं मिला, नहीं मिला तो ये कहाँ जाएगा, अब जाएगा अगला स्टेप ये वाला। वो हमने डीएनएस क्लाइंट बनाया होगा वहां पे जाएगा। हाँ, अब हमारे डीएनएस पे जाएगा, जैसे जो हम बनाना सीख रहे हैं ना, डीएनएस क्लाइंट, जी सर। डीएनएस सर्वर, सॉरी, डीएनएस क्लाइंट तो मेरा खुद का पीसी हो गया, जो अभी लोकेशन हम्म। दिखा है वहां से देखेगा, दैट इज हम्म। डीएनएस क्लाइंट। ये हर एक पीसी अपने उस लोकेशन में चेक करेगा ही करेगा। ठीक है। तो अगर सपोज सर, जैसे हमने हमारे डीएनएस सर्वर से जाता है, हम्म ठीक है, तो उसने facebook.com खोला, तो हमें ये पता कैसे, मीन्स कैसे उस ये जो होस्ट फाइल दिखाई है, उसकी हम्म हम्म। होस्ट फाइल में एंट्री आ जाएगी, या हमें कहाँ पे इसका लॉग चेक नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं, एंट्री कुछ नहीं आएगी, एंट्री तो एंट्री क्यों आएगी। नहीं, इसका लॉग अगर चेक करना होगा कि अगर ये मेरे डीएनएस से ही होके बाहर गया है। देखो ये डीएनएस क्या बोल रहा है, ये एक पाथ है। पाथ मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले लो, मैं आपको बोलता हूँ कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए बोला गया कि भाई कि चीनी चाहिए। तो सबसे पहले चीनी जो चेक करते हो कहाँ करते हो, अगर चीनी चाहिए तो चीनी का डब्बा कहाँ चेक करोगे। सॉरी। ज्यादातर लोग कहाँ चेक करते हैं चीनी का डब्बा, किचन। अपने घर में या कहीं बाहर जाके, पहले ही। नहीं नहीं, घर में किचन में। घर में से। पहले घर में करेंगे ना, पहले खोजने जाओगे तो अपने घर में। तो ये डीएनएस क्लाइंट भी तो अपने घर का ही है, मतलब वो अपने पीसी है, जिस पीसी को आप यूज कर रहे हो, जिस पीसी से आप सर्च कर रहे हो, तो वो भी बोल रहा है मैं अपने घर में जा रहा हूँ देख। अब उसको घर में मिल गया तो क्या वो बाहर जाएगा। अगर उसको घर में मिल गया कोई चीज तो क्या वो बाहर जाएगा, नहीं सर। और नहीं मिला तो बाहर। दैट्स इट। सिंपल है। डीएनएस क्लाइंट में जब कोई एंट्री ही नहीं है तो इसे मिलेगा कैसे। तो जाहिर बात है, ये कहाँ जाएगा, ये बाहर जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सोसाइटी में कोई रह रहा है, ठीक है। अब वही चीनी का डब्बा उसने खोजा, अपने घर में नहीं मिला, तो सोसाइटीज में छोटे मोटे दुकान होते हैं। अब उसके पास गया कि भाई वहां पे शायद चीनी मिल जाए। अब मान लो उसने भी बोल दिया कि मेरे पास चीनी नहीं, तब क्या होगा। तब क्या बोलेंगे, भाई अब सोसाइटी के बाहर चलते हैं, बाहर कोई दुकान होगा वहां मिले। यही है ना। तो सेम चीज यहाँ भी समझो। सबसे पहले आपके अपने खुद के पीसी को चेक किया, खुद के पीसी में मिल गया तो ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। वो बोला भाई मेरे रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा दो, आगे कहाँ बढ़ा दो, उस नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड पीसी है, तो आपने कोई डीएनएस सर्वर बना रखा होगा, वो डीएनएस सर्वर के पास जाए। अब वो डीएनएस सर्वर में उसकी रिसोर्स रिकॉर्ड को चेक करेगा, रिसोर्स रिकॉर्ड में चेक करेगा कि जो वो खोज रहा है क्या उस रिकॉर्ड में है या नहीं। अगर मिल गया तो ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो बोलेगा ठीक है मैं बाहर जाता हूँ इंटरनेट पे। जब तुम नहीं दे रहे हो कोई जवाब, तुम नहीं दे रहे हो कोई जवाब, तो मैं बाहर जाके खोज के आता हूँ। अब बाहर भी इसने क्या किया, सर्च करना स्टार्ट। अब जाहिर बात है इस पूरे इंटरनेट पे फेसबुक का सर्वर तो कहीं ना कहीं रखा होगा, तो उसकी जवाब हो जाएगी रिप्लाई में यस।
लेकिन अगर मान लो ये जो फेसबुक सर्वर है यहाँ पर जो रखा हुआ था, वो फेसबुक सर्वर किसी वजह से डाउन है, तो यहाँ से भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। जब यहाँ से रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका जो पेज है जिसमें आपने रिक्वेस्ट डाली है, वहां पर क्या आ जाएगा? पेज नॉट फाउंड। यही आता है ना, या आ जाता भी डीएनएस सर्वर पहुंच ही नहीं रहा, आप अपने वेबसाइट को रीलोड कर लो। बहुत सारे वेबसाइट जब आप खोलते हो तो ऐसा आता है ना। वो रीजन कब होता है? वो होता है कि तीनों जगह पे नहीं मिला, लेकिन इन तीनों जगहों में से किसी एक जगह पे उसको मिलना ही मिलना, और यही है डीएनएस सर्वर। अब एक वो चीज डीएनएस बोलनी सर्वर थी, आप अपने होस्ट जैसे फाइल को ही बना दो, हम्म, अपने लोकल में रख दो, या इंटरनेट पे जाके रखो, ये आपके ऊपर है। सर जैसे डीएनएस सर्वर में अगर एक बार जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया, पहले वो डीएनएस सर्वर सर्वर के पास जाएगा, हम्म। अगर उसके पास नहीं होगा तो फिर वो मतलब ग्लोबल आगे जाएगा। अगर पहले उसकी डीएनएस जैसे क्लाइंट के पास जाएगा, यानी खुद के पास करेगा। खुद के खुद पास कैसे नहीं चेक मिला तो करेगा? सर्वर के पास गया। नहीं, खुद सर्वर कैसे के चेक पास, करेगा? हाँ, खुद कैसे चेक करेगा? अभी वो तो पता है कौन सी फाइल के चेक करता है। होस्ट फाइल। होस्ट फाइल हर पीसी में होती हाँ ठीक है। है, ठीक है, तो खुद को चेक करेगा नहीं। ठीक ठीक ठीक, वैसे ये मतलब ये जो होस्ट फाइल है ना, मैंने इस पे काम किया हुआ है। वो जो हम्म। बैंकिंग सेक्टर में होता है ना, तो एक हाँ में हाँ। अगर फिनेकल नहीं चल रहा होता तो हम क्या करते थे, उसकी होस्ट फाइल पिक करके साथ वाले सिस्टम में होस्ट फाइल अगर डाल दो तो उसका भी फिनेकल कुछ चलना नहीं, उस स्टार्ट हो होस्ट जाता फाइल है। में थोड़ी एंट्री डालनी पड़ती मतलब उसकी सेटिंग सारी अगर साथ वाले पीसी में डाल देंगे तो वो वर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। है। हाँ वही है, वही तो मतलब एक एंट्री बार अगर डालते हो सेटिंग। ना, एंट्री हम्म डालते हो ना, हम्म। ठीक है, कुछ एंट्री डालते हो तभी तो चलती है। हाँ ठीक है, मतलब उसकी सेटिंग सारी सेव होती है तो वो उधर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, अगर तीनों जगह में से कहीं नहीं मिला तब तो और डिस्प्ले आएगा नहीं, तो तीनों में कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए। अब चाहे तुम्हारे डीएनएस क्लाइंट पे मिल जाए, फिर वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे भी नहीं मिला तो डीएनएस सर्वर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे जाएगा। अगर वहां भी नहीं मिल रहा तो डिस्प्ले नहीं करेगा, और अगर वहां मिल जाएगा तब तो डिस्प्ले कर देगा। यही है कॉन्सेप्ट। किसी भी बोल सकते हो कि क्वेरीज करोगे और उससे आंसर निकालना, इसका काम बस इतना है डीएनएस का। भाई मैंने एक डोमेन नेम दिया, आप मेरे को एक आईपी लाके दो, बस। अब वो आईपी मुझे अपने पीसी पे मिल जाए, मेरे लोकल किसी डीएनएस सर्वर पे मिल जाए, या इंटरनेट वाले डीएनएस सर्वर, कहीं भी मिले, मिलना चाहिए। तो जैसे सर हमने इसको सर्वर के आगे फायरवॉल लगा के रखी है, उस पे हाँ। अगर पॉलिसी लगाई है कि मीन्स कि ये सारी सोशल मीडिया साइट ब्लॉक है, हम्म। तो तो फिर वो क्या उस पे करता यू है, वो क्या करता है, देखो लोकल में खोजोगे नहीं मिलेगा, हुँ, अपने डीएनएस सर्वर पे खोजा नहीं मिला, राइट। वो आपको पता है कि इस पर अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पे, लेकिन आपने यहाँ पर हुँ, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब है कि उसकी रिक्वेस्ट को इससे आगे जाने नहीं दी, तो जब ये रिक्वेस्ट इस तक पहुंचेगा ही नहीं तो इससे मांगेगा कैसे? हुँ। फायरवॉल का यही काम होता है कि वो सारी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। तो उसका जैसे रिकॉर्ड चेक करना हो कि वो कैसे पता चल जाएगा? मतलब क्या चेक करना हो? जैसे एक क्लाइंट ने सपोज़ मारा, हिट मारा मेरे उस पे हाँ। फेसबुक वाले डॉट कॉम पे, हम्म। तो वो तो मेरे मीन्स के डीएनएस के थ्रू ही होके जाएगा ना आगे। हाँ हाँ। तो वो जैसे अगर डीएनएस में चेक करना हो कि यहाँ से हो गया, वो कैसे चेक करेंगे? उसका रिकॉर्ड नहीं वगैरह नहीं, बनता है कुछ? उसके लिए आपको मॉनिटरिंग सिस्टम लगानी पड़ेगी। मॉनिटरिंग उसके लिए सिस्टम आपको कैसे? मॉनिटरिंग सिस्टम लगानी पड़ेगी, और बाय डिफॉल्ट कोई मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क नहीं करता इसमें। ओके। जैसे लोग फायरवॉल पे लगा देते हैं ना पॉलिसी, तो फायरवॉल पे जी। लॉग्स बन जाती है कि भाई इसने रिक्वेस्ट मारी, इतने इतने बजे मारी। हुँ, तो ऐसा लॉग्स वाला कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम आपको
लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप देख। वो अलग से लगाना पड़ेगा या इसके नहीं, इसमें नहीं आता, वो अलग से लगाना पड़ेगा। ओके। जैसे फायरवॉल वगैरह में होता है, बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें होती है। वो है कि रिक्वेस्ट किस किसने दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब इससे थोड़ी है कि किसने दिया किसने नहीं दिया। राइट। ठीक है, इसके पास तो लाखों रिक्वेस्ट आते रहते, तो थोड़ी ये रिकॉर्ड रखता रहेगा, ये रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट में रखता ना रिकॉर्ड, क्यों रखेगा ये? उसके लिए और आपको एक इसका ये सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, डेटाबेस सिस्टम, जिस डेटाबेस में पूरी डेटाबेस की रिकॉर्ड हो। तो इसका सिर्फ काम एफक्यूडी यानी है बस। हाँ, इसका काम है एफक्यूडीएन को आईपी प्रोवाइड करना, इसके अलावा कुछ नहीं है डीएनएस। ओके। इनका काम है, मैं एफक्यूडीएन है, उसको आईपी प्रोवाइड करो। ठीक है, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई, मैं उसकी आईपी दे दिया, मेरा रोल खत्म। इसीलिए तो वो ऑथेंटिकेशन और उसके लिए क्या लगाते हैं हम, एडीडीएस। अब एडीडीएस से ये तो पता चलेगा कि कौन किया रिक्वेस्ट, क्योंकि एडीडीएस क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है। अब क्लियर हुआ? हम्म, क्लियर सर। तो इसका काम हो गया। अब ये रिक्वायरी, अब यही चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब रही बात, जैसे अभी ये दिखाया हुआ है कि डीएनएस सर्वर्स में मेरे कुछ रिसोर्स रिकॉर्ड्स बन, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स तो बनने चाहिए। अब ये रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं वो थोड़ा आगे डिस्कस। अब ये कुछ डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड्स हैं जो आपके सर्वर पे, डीएनएस सर्वर पे जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला रिकॉर्ड दिया एसओए। एसओए का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है कौन है मेरा ऐसा सर्वर जो जवाब देगा। ठीक है, कौन सा ऐसा सर्वर है इस जो रेस्पॉन्सिबल है मेरा जवाब देने के लिए, उसे हम कहेंगे एसओए। यानी इसके पास वो रिकॉर्ड होती है, ये मेरा ऑथोरिटेटिव सर्वर है और ये सर्वर ही मेरा जवाब देगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात किया जाए, तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा दो चीज और। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ होती है सर्वर दो तरह की, एक होती है ऑथोरिटेटिव सर्वर और एक होता है नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर। ठीक है, ऑथोरिटेटिव सर्वर का मतलब होता है वो अगर मैंने किसी से कुछ पूछा तो वो मुझे जवाब देगा, फाइनल जवाब, आधा नहीं, फाइनल जवाब। या तो जवाब मेरे पास आएगी यस, या तो जवाब आएगी नो। तो अगर जवाब आया यस, यस का मतलब उसको आईपी एड्रेस दे दिया, और नहीं तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, नो, कि मेरे पास आईपी नहीं है। ठीक है, और ये क्वेरी होती है, इसी को कहते हैं डीएनएस की क्वेरी। डीएनएस क्वेरी मतलब जिसमें उसने बोला कि मेरा ये डोमेन नेम है, इस डोमेन की मुझे आईपी चाहिए। अब जिसने वो जवाब दे दिया वो कहलाता है ऑथोरिटेटिव सर्वर। ये समझ में आया, तो ऑथोरिटेटिव सर्वर किसे कहते हैं? जी सर, जब डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें आता है ये हाँ, एसओए करके। तो ये एसओए स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी, वो ये बताता है कि भाई ये सर्वर है जो जवाब देने का रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो जवाब देता है तो उसे हम बोलेंगे ऑथोरिटेटिव सर्वर। अगर वो जवाब नहीं दे पाता, ठीक है, जब नहीं दे पाता है तो उसे हम बोलते हैं नन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, मान लो
आपका एक टीम लीडर है और आपके इसमें एक मैनेजर। अब ज्यादातर काम जो आपको प्रोवाइड करेगा, एग्जांपल देते हैं, टीम लीडर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर एग्जांपल देते हैं कि अगर आपने बोला कि मुझे 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इतनी अलाउ मेरे हिसाब से एक टीम लीडर को होती है कि वो प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, कि अगर एम्प्लॉय बोलता है कि भाई कि मुझे 2 दिन की छुट्टी थी, तो अगर वो टीम लीडर आपको जवाब आकर दे देता है कि ठीक है छुट्टी ले लो, या जवाब दे देता है कि छुट्टी मत लो, यानी वो दो ही जवाब दे सकता, या तो यस या तो नो करेगा। तो जब वो ऑथोरिटेटिव है कि वो यस या नो दोनों कर सकता है और वो आपको जवाब दे रहा है, उसे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आपका जवाब को वेरीफाई कर सकता है, भाई आपको छुट्टी देगा या नहीं देगा, उसके हाथ में डायरेक्ट है, तो उसे हम कहेंगे ऑथोरिटेटिव। उसी तरह से जो पीसी इसको अपने आईपी वगैरह प्रोवाइड करवा देगा, या वो बोल देगा भैया आईपी कहीं मिलेगा ही नहीं, तुम भूल जाओ, तो वो कहलाता है ऑथोरिटेटिव सर्वर। नॉन ऑथोरिटेटिव क्या होते हैं, जैसे सपोज करो आपने टीम लीडर से मांगा, एग्जांपल देते हैं 10 दिन की। अब जाहिर बात है, चलो 1 2 दिन तो उसने ठीक बोला कि चलो वो अलाउड हो भी सकता। अब क्या बोलेगा वो, 1 सेकंड में मैनेजर में इन्फॉर्म करता हूँ, वो मेरे को जो जवाब देंगे वो आपको जवाब। अब वहां पर क्या है कि वो ऑथोरिटेटिव सर्वर नहीं है उस केस में। उस केस में क्यों ऑथोरिटेटिव नहीं हुआ, रीजन उसने आपको जवाब नहीं दे पाया, वो बोला मैं पूछ कर उसके बाद आपको जवाब। तो उस केस में वो टीम लीडर नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर कहलाया, और जो भी फाइनल जवाब देगा वो ऑथोरिटेटिव सर्वर, और जो फाइनल जवाब नहीं देगा वो नॉन ऑथोरिटेटिव। तो नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर क्या करता है, चेक कैसे अपना एक कैसे चेक करता है कि पहले से किसी ने ऐसे कोई क्वेरी की तो मेरे को क्या जवाब मिला था या मैंने क्या किया। क्या यूज फॉरवर्डर्स, फॉरवर्डर मतलब वही है कि उसने फॉरवर्ड कर दिया किसी और को, जैसे कि मैनेजर को, वह वो मैनेजर जो रिप्लाई देगा वो हमें रिप्लाई। ठीक है, यूज रूटिंग्स, जो रूट डोमेन स्टार्ट करता है उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेरी की कि भाई ठीक है, वो जो जवाब आएगा या तो उसके थ्रू जवाब आ जाए कि भाई कि मैं चेक कर लेता हूँ, वहां पर शायद कोई हिंट मिल जाए, या वहां पे मेरे को कोई आईपी का जवाब मिल जाए, तो मैं वो जवाब आपको प्रोवाइड करूँ। यानी नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर कभी भी डायरेक्टली जवाब नहीं देगा, वो हर एक क्वेरी को किसी और के पास ले और फिर वो जवाब दे, तो उसे हम कहेंगे नॉन ऑथोरिटेटिव, और दूसरे को कहेंगे ऑथोरिटेटिव। तो यहाँ जो रिकॉर्ड में पहली बात अगर हम बोलते हैं, सबसे पहला जो होता है एसओए, एसओए यही बताता है कि कौन है ऑथोरिटेटिव सर्वर। अब इस विंडोज सर्वर की केस में एग्जांपल लेते हैं। अरे वो तो दे दो ना, मैं ले आ रहा हूँ। ठीक है, इस केस में अगर देखो तो यहाँ पर अगर student.com के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिखा हुआ ये एसओए, स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, ये एसओए, तो एसओए यहाँ पर कौन है, तो आप देखोगे एसओ है सर्वर dc.student.com। देखो यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा हुआ है, ये प्राइमरी सर्वर है जो मेरा एसओ है, ये जवाबदेही का रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो पहला रिकॉर्ड यहाँ पर बनता है एसओ, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी डोमेन बनाओगे, जितने भी आप डोमेन नेम बनाने, सब में ये ऑटोमेटिक एसओए आ जाए। दूसरा आता है रिकॉर्ड, अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं होस्ट रिकॉर्ड।
होस्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अब जैसे जितने भी पीसीज ऐड हो रहे हैं डीएनएस में, तो रेगुलर बेस पे कोई ना कोई पीसी ऐड होता रहेगा, तो उसकी रिकॉर्ड जो बनेगी वो ए के नाम से। अब ये होस्ट अगर IPv4 रहा, अगर यही IPv4 है, तो आपका ए के नाम से बनेगा। ए तब यूज करते हैं जब आपके सिस्टम का IP वर्जन 4 यूज हो। लेकिन अगर यही IP वर्जन 6 हो जाएगा, तो यही रिकॉर्ड को क्वाड ए में बोलते हैं। यानी 4 बार ए लिखोगे तो यही आपका क्लाइंट IP, क्लाइंट जुड़ते जाएंगे। लेकिन अगर वो IPv6 IP से जुड़ना चाहेंगे तो क्वाड ए के मोड में जुड़ते हैं, और अगर IPv4 के बेस पे जुड़ेंगे तो सिंगल ए के। नेक्स्ट आता है आपका सी नेम। सी नेम इज नॉन एज एलियस नेम। एलियस नेम मतलब होता है, जैसे बहुत लोगों के क्या होता है, मान लो ऑफिस का नाम अलग होता है और घर में उसी बंदे को किसी और नाम से भी बुलाए। तो जैसे बोलते हैं ना, किसी का नाम डैश डैश उर्फ उर्फ करके आता है ना, कि इतने लोग इतने नाम से जाने जाते हैं, तो दैट इज नॉन एज सी नेम। ठीक है, कैनोनिकल नेम बोलते हैं। यानी कंप्यूटर नेम को अगर आप बदल कर कुछ और नाम भी रखना चाहते हो, तो सी नेम की मदद से बड़े इजीली रख सकते। ये इसलिए दिया है कि मान लो सपोज करो मेरे कंप्यूटर का नाम है सर्वर डीसी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाहर के कोई लोग मेरे सर्वर डीसी के नाम से जाने। कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे कंप्यूटर के नाम से जान जाए तो मेरी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है मेरे नाम को जान के जल्दी वो एक्सेस करने की कोशिश करे। तो इससे बचने का एक और तरीका है, दैट इज सीनेम। सीनेम जब आप कर देते हो, यानी दूसरा नाम दे देते हो, तो वो उसका ओरिजिनल नेम नहीं होता और पता भी नहीं चलता कि कौन सा, लेकिन काम पूरा वही करे। नेक्स्ट इज योर एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स बोलते हैं मेल एक्सचेंजर। आजकल बहुत सारे मेल लोग जो कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खुद का ही अपना सर्वर बनाते हैं। उस केस में कौन सा मेल एक्सचेंज सर्वर है, वो आपको डीएनएस में ऐड करना। नेक्स्ट इज योर सर्विस रिसोर्स। अगर किसी तरह की स्पेसिफिक सर्विस पे अगर काम हो रहा है और अगर वो रिकॉर्ड सोर्स को अगर आपको दिखाना हो, तो आप SRV से दिखा सकते हैं। SOA की तरह ही ठीक एक और होता है NS, जिसे हम कहते हैं नेम सर्वर। जैसे आपका SOA होता है, वैसे ही आपका नेम सर्वर भी होता है। ठीक है, जो स्टार्टअप अथॉरिटी जो बोलते हैं क्योंकि यही है मेरा मेन पीसी, उसी तरह से नेम सर्वर मतलब मेन पीसी का नाम क्या है, वो भी आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। ये भी अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पर देखो, आपको एक SOA बना और एक नेम सर्वर बना। तो ये दो रिकॉर्ड आपका बनेगा ही बनेगा किसी भी बेस पे। देखो, अब अगर जैसे पूछा जाता है भाई रूट हिंट्स क्या है, तो रूट हिंट कुछ नहीं है। रूट हिंट क्या करता है, जितने भी डीएनएस के रूट सर्वर जहां पर है, उनका रिकॉर्ड यानी उनकी IP एड्रेस को रिकॉर्ड करने का काम रूट हिंट सर्वर। उसके पास पता रहता है कि लास्ट डॉट वाले जितने सर्वर है जो रूट डोमेन पे वर्क कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड कौन सी है, वो सब इसके पास, जिसे हम कहते हैं रूट हिंट्स। तो कभी कभी कोई जवाब नहीं मिलता तो वो मतलब रूट हिंट के पास जाता है, वहां से उसे जवाब मिलता है। अब क्वेरीज जैसे बताया था आपको कि ऑथोरिटेटिव सर्वर किसे कहते हैं, नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर कैसे। अब क्वेरी होती क्या है, क्वेरी का मतलब है जैसे आपने लिखा कि www.facebook.com का IP दो मेरे को, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वेरी। कि आप अगर कोई भी इसका IP की डिमांड करते हो कि इसका IP क्या हो, तो उसका मतलब आप कोई क्वेरी जनरेट कर। अब क्वेरी दो तरह की होती है,
एक होती है रिकर्सिव और एक होती है इटरेटिव। अब रिकर्सिव और इटरेटिव में फर्क क्या है? सबसे पहली जो रिकर्सिव क्वेरी होती है वो डायरेक्ट इससे बोलता है और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि वही मेरे को रियल जवाब देगा, यानी कंप्लीट आंसर जिसे हम कहते हैं। मतलब जिससे मैं पूछूं वही मेरे को डायरेक्ट बोल दे हाँ यस या नो। अगर वही डायरेक्ट फाइनल जवाब दे रहा है तो वो क्वेरी कहलाएगी रिकर्सिव, और सर्वर जो दे रहा है उसको कहेंगे ऑथोरिटेटिव सर्वर। अब दूसरे केस में क्या होता है जिसे हम कहते हैं इटरेटिव क्वेरी में। इटरेटिव क्वेरी में क्लाइंट ने अगर मान लो लोकल डीएनएस से कोई रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो क्लाइंट जो है वो कौन सी क्वेरी कर रहा है? वो तो रिकर्सिव कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि ये लोकल डीएनएस सर्वर मेरे को फुल्ली जवाब दे। बट लोकल डीएनएस सर्वर के पास वो जवाब नहीं होता है। नहीं होता है तो वो बताएगा नहीं, तो नहीं बताएगा तो वो क्या करेगा? वो या तो .com इसको किसी ना किसी सर्वर्स को भेजेगा, यानी तीनों सर्वर को वो रिक्वेस्ट भेज देगा। और जिस जिस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, यानी इन तीनों सर्वर से वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट मांग रहा है कि भैया मेरे को बताओ इसका जो है कि mail1.nwtraders.com की आईपी क्या है। अब ये रूट हिंट के पास जा रहा है तो रूट हिंट तो बोल रहा है अभी मेरे पास जवाब नहीं है। तुम्हारे .com वाले के पास भी जवाब नहीं मिला, तो मिला किसके पास? NWTraders.com। तो यहाँ पर देखो ऑथोरिटेटिव रेस्पॉन्स, लेकिन इसने क्या किया? इसके रिकर्सिव क्वेरी को बाकियों को भेजा, तो उसे हम कहेंगे इटरेटिव। यानी जब कोई क्वेरी किसी और की लेकर जाता है तो उसे हम इटरेटिव बोलते हैं। खुद की क्वेरी लेकर जाएगा रिकर्सिव, बट किसी और की क्वेरी लेकर गया तो इटरेटिव। ये समझ में आ गया पहले इतना? इतना क्लियर हो गया कि क्वेरीज क्या होती है, क्या चीज कैसे? सर हाँ बोलो। सर ये जो सारे मतलब ये क्लाइंट सर्वर है, ये पहले यहाँ से मेल डालेगा तो ये लोकल डीएनएस सर्वर पे जाएगा। हाँ, हाँ, उसके बाद ये कैसे होगा ये? पहले मैंने कंपोनेंट में क्या पढ़ा है कि जब भी कोई क्वेरी करते हो आप तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? खुद को देखेगा। खुद को छोड़ दो, वो किसके पास जाएगा? लोकल डीएनएस। ये तो जब भी कोई क्वेरी भेजोगे किसके पास जाएगा? वो लोकल के लोकल पास डीएनएस। पहले जाएगा। तो लोकल डीएनएस के पास अगर जवाब मिल गया हाँ, फिर तो ठीक है, ओके है। तो जब ठीक है। नहीं मिला तो उसके बाद हाँ, तो जो क्लाइंट जो है वो क्वेरी किसको कर रहा है? अपने लोकल लोकल सर्वर डीएनएस। को। तो हम्म, ये जो क्वेरी किया इसको बोलते हैं रिकर्सिव क्वेरी। ठीक है। ठीक है। अब लोकल डीएनएस सर्वर के पास जवाब नहीं मिला तो वो क्या करेगा? वो रूट हिट मतलब उसके साथ वाले को भेजेगा। हाँ, वो बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारा जवाब लेके आता हूँ बाकी सबसे। ठीक है, वो अपने साथ वाले सर्वर को भेजेगा, वहां पे नहीं मिला तो फिर वो .com मतलब कि फिर साथ वो वाले नेट सर्वर नहीं। इंटरनेट पर। हाँ, आपने अगर लोकल में और भी सर्वर है तो उससे भी पूछेगा और सीधे भेज देगा इंटरनेट पे। .com मतलब इंटरनेट है, ये इंटरनेट आ गया ना हमारा। .com भी इंटरनेट है, डॉट रूट हिंट भी इंटरनेट है, और NDTWTraders.com भी इंटरनेट। ओके, ठीक है। ठीक अब है। ये सारे सर्वर इंटरनेट पे रखे हैं, तो या तो ये खुद जवाब दे दे, नहीं जवाब देगा तो क्या बोलेगा? मैं किसी और से पूछ के आता हूँ। ओके, तो जब ये किसी और की क्वेरी किसी और से पूछता है तो उसे बोलते हैं इटरेटिव। ठीक है। यानी इटरेटिव क्वेरी क्या है? वो रेफरल क्वेरी है, वो खुद की क्वेरी नहीं है, वो किसी और की क्वेरी है जिसे कोई और पहुंचा रहा है।
यानी ये इस समय वर्क कर रहा है एज ए मीडिएटर, और जब ये जवाब दे देगा तो इसको जवाब मिल जाएगा। अब क्लियर? यस सर। नाउ ये भी वही है, क्वेरी के लिए ये बात होगी, ये सब अलग अलग तरह की क्वेरी। क्वेरी 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 क्वेरी। नेक्स्ट आता है आपका डीएनएस जोन। डीएनएस जोन, अब जोन क्या करता है या जोन क्या होता है पहले ये समझ, ठीक है। तो डीएनएस जोन का काम है आपका आईपी टू नेम और नेम टू आईपी। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के डोमेन जोन बनते हैं। जोन क्या बताता है कि कौन सा मेरा मेन प्राइमरी है, कौन सा रूट है, कौन सा मेरा बैकअप सर्वर है, कौन सा मेरा मेन सर्वर है, ये सब कुछ बताने का अलग अलग जोन्स बनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग जोन के बेस पे अलग अलग डेटाबेस भी तैयार हो। अब अगर कोई पूछते भाई ये जोन है कितने और कितने कहाँ कहाँ बनते हैं, तो बेसिकली ये 3 तरह के जोन, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब। तो मेनली ये 3 तरह के जोन होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन। और एक होता है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड, जो इसे हमने अभी जो बना हुआ है वो एक्टिव डायरेक्टरी डाला, उसके साथ ही डीएनएस हो गया, उसे हम कहेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। तो जो जोन एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट है वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही काम करेगा। तो बेसिकली हमें 3 जोन पढ़ने हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब। प्राइमरी जोन कौन सा जोन है? जब भी कोई पहला सर्वर आप डीएनएस बनाते हो, पहला डीएनएस सर्वर जैसे ही बनाओगी, तो हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, हम उसे एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा प्राइमरी। पहला, जो भी पहला सर्वर तैयार होगा या पहला कोई भी कंप्यूटर को तैयार करते हो, यानी जैसे अभी इस सर्वर को अगर मैं चाहूँ कि मेरे को पहले इसका डीएनएस सर्वर बनाना है, तो ये हमेशा प्राइमरी डीएनएस। सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होती है वो रीड ओनली कॉपी। वो एक्चुअल में जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी वजह से खराब हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर तो रेजोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होगा। उस केस में क्या होता है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाया जाता है जो प्राइमरी का बैकअप होता है, और प्राइमरी अगर किसी वजह से खराब होती है तो बैकअप उसकी जगह पे, यानी बैकअप वो सारे काम कर रहा होता है जो प्राइमरी कर रहा था, ठीक है। ये एक तरह का बैकअप सर्वर बोल सकते हैं, लेकिन डीएनएस का बैकअप। सर ये जो प्राइमरी डीएनएस जो बनता है हमारा, मान लीजिए 192.168.1.1.1 पर हो गया, हाँ, तो उसका जो सेकेंडरी डीएनएस बनेगा तो वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा? उसका उसका अलग रहेगा ना? सेकेंडरी डीएनएस की आईपी अलग रहेगी, लेकिन वो मेन डीएनएस जब कॉन्फ़िगर करोगे तो प्राइमरी का ही ट्रू कॉपी होगा। ओके, प्राइमरी का ही कॉपी रहेगा। सेम ट्रू कॉपी, जो जो प्राइमरी में होगा वो सेकेंडरी। सेकेंडरी में होगा, ठीक। और जब बट सर्वर में डालते हैं तो जो डीएनएस में, वो तो सोचा के पढ़ाएंगे ही। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। ठीक, बट हाँ, सर और रीड राइट तो प्राइमरी के पास ही रहता है ना। हाँ, रीड राइट प्राइमरी के पास रहता है, लेकिन अगर प्राइमरी को खराब हो जाती है या कुछ वजह से डाउन हो जाता है, तो वो रीड राइट परमिशन आपकी सेकेंडरी में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आता है या करना पड़ता करना पड़ता है सब में। ऑटो में बहुत टाइम लगता है अपडेट होने में। हाँ, लेकिन ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपकी जो काम है वो कभी हैरास ना हो।
तो सर ये जो प्राइमरी सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर है, दोनों में इसका अपना अपना डीएनएस नंबर पर डलेगा कि दोनों दोनों ही नंबर डलेंगे? मतलब अपना अपना डीएनएस नंबर मीन्स मतलब डीएनएस आईपी। जो आईपी होता है वो अपना आईपी अपना दोनों डलेगा? अलग अलग रहेंगे। नहीं, अलग अलग रहेंगे, बट जो उसमें डलना है, जैसे उसका सिंगल से अपना अपना डलना है कि उसके सेकेंडरी वाला भी डाल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वाला भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? देखो, आप करके आईपी में क्या होता है, आईपी में दो दो डीएनएस सर्वर के डालने के लिए आपके पास ऑप्शन होता हम्म, है, एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर और एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। मैं हाँ जी। दिखाता हूँ, एक सेकंड। आप जो बोल रहे हो ये बोल रहे हो ना? नीचे से, ये नीचे। यहाँ प्रेफर्ड और अल्टरनेट, इसमें जो प्राइमरी होगा हम वो डालेंगे वो ऊपर वाले हमेशा में, ऊपर रहेगा। और जो सेकेंडरी है वो हम सेकेंडरी वाला उसकी डालेंगे। आईपी आप इधर डाल दो, अल्टरनेट में डाल दो। हाँ ठीक है। कि कल को अगर इसका पहले वाला इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो दूसरे वाला देगा रिस्पॉन्स। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसलिए तो। और दो क्या, आप 10 डाल दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी कंपनियां 10-10 सर्वर बना के रखती है, डालो 10 की आईपी अगर आपको पता है। तो बाकी एडवांस में जाके डालते हैं इसमें? हाँ, बाकी एडवांस में जाके डालो। ठीक है। एडवांस में जाओगे ना तो यहाँ मल्टीपल आईपी भी डाल सकते हो। 10 हाँ जी, आईपी हाँ जी। डाल लो, 10 गेटवे डाल लो, 10 डीएनएस डाल लो, ये आपके ऊपर। फॉरवर्ड जोन और लुकअप जोन जो है, हम्म। रिवर्स लुकअप जोन, हम्म। इसमें जो डलता है आईपी अपना डीएनएस आईपी, वो अपने प्राइमरी अपना डलता है, सेकेंडरी अपना अपना अलग अलग डलता है ना? मान लीजिए नहीं नहीं, प्राइमरी में। ओके। उसमें दोनों कॉन्फ़िगर होता है ना कि भाई कि मैं सेकेंडरी हूँ, मैं प्राइमरी हूँ। यस। वो तो कॉन्फ़िगर करेंगे तो पता चल जाएगा ना बड़ा इजीली। ओके ओके, ठीक है। अभी तो ऐसे बोलना सही नहीं है ना। ठीक। तो दो तरह के जोन और बनते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, फॉरवर्ड जो होती है वो जितने भी क्लाइंट है उस मतलब आपका क्या होता है, नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो है फॉरवर्ड लुकअप जोन। फॉरवर्ड। और रिवर्स लुकअप जोन आपको आईपी टू नेम कन्वर्ट करने में काम, यानी ये अगर नाम हो तो आईपी मिल जाएगा, या आईपी हो तो नेम। अच्छा, तीसरा जो होता है स्टब जोन। स्टब जोन क्या बताया था? स्टब जोन था, वो है स्टब जोन जो जिसके पास ऑथोरिटेटिव सर्वर कौन सा है उसकी जानकारी। ठीक है, मतलब इसके पास, ये एक्चुअली में कोई सर्वर का बैकअप नहीं, कोई सर्वर का कुछ नहीं। इसके पास पूरी सर्वर्स में जितने भी आपके ऑथोरिटेटिव सर्वर होंगे और जो नेम सर्वर है एक्चुअल वाला, उसकी जानकारी है। इसीलिए इस तरीके को स्टब जोन। दोबारा बताना सर क्या वो है? भी बनाकर देखेंगे हम। देखो, स्टब नेटवर्क पहले समझ लो, अगर इतना है तो पहले मैं आपको एक स्टब नेटवर्क समझाता हूँ। स्टब नेटवर्क क्या होता है, शायद आपको क्लियर हो जाए। देखो सिंपल अगर मैं बोलूँ, मान लो मान लो ये राउटर है और यहाँ पर बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये भी राउटर है, यहाँ पे भी बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड हैं, इसके साथ भी राउटर लगा, यहाँ पर भी पीसी बहुत सारे कनेक्ट, और इसके पास भी, ये एक कंपनी का बस ये है। ठीक है, सिंपल। अब अगर कोई बंदा जाता है, यहाँ से जाना शुरू, ये इधर गया, ठीक है,
अब जब यहाँ पर इसके अंदर में जब पहुंचा तो इसके पास कितने रास्ते हैं इसको भेजने के लिए? बंदा यहाँ पर इसके अंदर आया तो यहाँ से, अगर मान लो यहाँ से अंदर आया तो यहाँ पर कितने रास्ते हैं भेजने के? सिंगल रास्ता है सर उधर आगे जाने का। है ना? आगे जाने का रास्ता है उसको। तो यहाँ पे दो रास्ते हुए ना, एक इधर जा सकता है, एक इधर नीचे जा सकता है, ये सर। अगर यहाँ पहुंचा तब भी यहाँ पर कितने रास्ते, एक दो और ये। और आगे दो और है। अच्छा, अब जब यहाँ पर पहुंचा तब कितने रास्ते? आगे सिंगल रास्ता है। सिर्फ नीचे, और तो कोई रास्ता नहीं है। ये सर। क्यों? क्योंकि इसके आगे अभी कनेक्ट नहीं किया है। अब इस केस में क्या है, इस केस में इसको पता है कि अगर कोई डेटा इधर से आएगा तो मुझे इस साइड भेजना है, और अगर इधर से आएगा तो मुझे नीचे भेजना। इसमें बस इतना है, यानी एक रास्ते से जाएगा तो दूसरी जगह भेजना, दूसरे रास्ते से जाएगा तो पहले जगह भेजना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सिंगल रूट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सिंगल रूट है। और जहां पर ये सिंगल रास्ता है या सिंगल रूट है वो कहलाता है स्टब। स्टब जोन बोलो, स्टब नेटवर्क, यानी जहां मुझे पता है कि एक ही रास्ता है, कहीं और कुछ जाना नहीं है, उसे हम कहेंगे। अब अगर इधर ही मल्टीपल हो जाते, इधर भी रास्ता हो जाता, इधर भी रास्ता हो जाता, तो ये स्टब जोन में नहीं आता, या स्टब नेटवर्क नहीं आता। उसी तरह से मान के चलो कि स्टब जोन के पास क्या होता है, जो एसओ ए होता है या एनएस होता है, जो नेम सर्वर्स होते हैं, जो स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी होती है, सिर्फ उसकी जानकारी इसके पास रहता है। इसके अलावा इसके पास कोई जानकारी, इसको मतलब ही नहीं रहता कि कौन होस्ट है, नहीं है, क्या है। ये सारे डीएनएस सर्वर्स की जानकारी को। तो अब हम लोग देखेंगे भाई कि कैसे हम फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है, इसके अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट डॉट कॉम एक जोन बन चुका है। तो हमें इसके अंदर में अब हमें अलग से अपना एक जोन बनाना। स्टूडेंट डॉट कॉम जो एडीडीएस के साथ है, तो उसको हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, उसको रहने देते हैं, क्योंकि वो एडीडीएस के साथ अपना जो बनाया है उसको रहने देते। हम एक नया जोन क्रिएट करते हैं, और उस नए जोन में हम देखेंगे भाई कैसे हम प्राइमरी जोन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इस फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम न्यू जोन। न्यू जोन के बाद आप जाओगे यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो प्राइमरी सेकेंडरी स्टब, तो हमें क्या लेना है, क्योंकि ये पहला है तो हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी जोन। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद हमें कहाँ पर करना है, यहाँ लिखा है टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर, या टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन द डोमेन, तो हमें ये सेकेंड ऑप्शन ही लेना। इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बोला जाएगा जोन का नाम बताओ, तो जोन का नाम बताते हैं हम। जैसे हम कुछ भी रख लेते हैं, इस बार एग्जाम्पल लेते हैं pks.edu। ठीक है, ये मेरा हो गया एक डोमेन नेम। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट, तो डायनेमिक अपडेट रहेगा तो ये अपने आप अपडेट कर। नेक्स्ट करो, फिनिश। फिनिश करने के बाद देखो यहाँ पे pks.edu बन गया। अब इसके अंदर में जब जाओगे ना, तो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट कितने बने हैं आपके, एसओए और एनएस बना, इसके अलावा कुछ नहीं बना।
वही SOA और NS। अब यहाँ पर अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, देखो सर्वर dc.pks.ed। अब यहाँ पर एक चीज और है कि चलो SOA और NS तो बन गया, अब हमें इसके अंदर रिसोर्स ऐड करने हैं। नई रिसोर्स ऐड करेंगे तो क्वेरी कैसे होगी और उसका सॉल्यूशन कैसे, ठीक है। अभी अगर इसकी FQDL पूछा जाए तो इसका पूरा नाम क्या है, सर्वर dc.pks.edu, ठीक है। हम जाते हैं रन पे, CMD जाते हैं, यहाँ पर हम पिंग करेंगे, इसकी IP क्या है 10.10.10.1। हाँ, रिप्लाई आ रही है IP से। अब एक काम करते हाँ, हैं, करते हैं पिंग, PK.edu, अब पूरा नाम डालते हैं सर्वर dc.pks.edu। यहाँ पर देखो नॉट फाउंड, क्यों नॉट फाउंड, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ SOA और NS का रिकॉर्ड है, हमने अभी तक इस सर्वर DC के नाम का रिकॉर्ड यहाँ डाला नहीं। तो सबसे इसीलिए ये अपने कंट्रोलर प्लस जितने भी क्लाइंट होंगे उन सबका रिकॉर्ड यहाँ पर डलना चाहिए, ठीक है। तो अभी कोई क्लाइंट तो ऐड नहीं है, क्लाइंट ऐड जैसे ही होगा ये अपने आप ऐड कर, हमने क्योंकि डायनेमिक अभी तो फिलहाल कोई ऐड नहीं है तो हमें खुद मैनुअल डालना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर हमने डालना है न्यू होस्ट, ए या क्वाड ए। ए या क्वाड ए का मतलब क्या मैंने बताया था, A फॉर IPv4 एंड क्वाड ए का मतलब IPv6। 6। अब न्यू होस्ट पे जाओ, न्यू होस्ट के बाद यहाँ पे नाम डालना है। तो यहाँ पर देखो नेम पहले डाल रहे हो फिर IP, इसका मतलब नेम टू IP। अब नेम मेरा क्या है, नेम है सर्वर DC, तो नाम क्या आ गया देखो अभी पूरा, सर्वर dc.pks.in। अब इसकी IP डाल दो, IP क्या है हमारी 10.10.10.1, और इसको कर दो ऐड होस्ट। ऐड होस्ट करते ही देखो ये यहाँ पर देखो नेम टू IP का एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं वापस रन पे, CMD गए, और यहाँ डालते हैं पिंग, इस बार क्या डालते हैं, क्या नाम दिया था, सर्वर DC डॉट, सर्वर DC डॉट क्या था, PK.edu। PKS.edu। देखो अब रिप्लाई आने लगा, रिप्लाई भी आ रहा है, और इस नाम के हिसाब से, क्योंकि इसका नाम का IP ये था तो ये मुझे IP भी शो कर रहा है। तो सर मेरे को ये जानना था कि फिर जैसे कोई भी हम जैसे facebook.com खोलते हैं हम्म, तो वो पहले DNS के पास जाता है, हाँ ठीक है। DNS के पास जाता है तो अगर इसके अंदर वो मतलब इसके अंदर वो सेव नहीं होगा तो वो हाँ आगे जाएगा। हाँ, तो इसमें जो ये आप बता रहे हो तो अगर इसमें फाइल सेव होगी, अगर इससे मेरे से पहले भी अगर किसी ने फेसबुक आप ओपन करी होगी तो वो यहाँ पे फाइल सेव होगी। हाँ तो अगर मैं खोलता हूँ तो वो यहीं तक रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं तक रहेगा। ठीक है। अगर फाइल सेव होगा तो यहीं तक रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ऐड करने ये हमें ऐड करने पड़ेंगे कि ऑटोमेटिकली ऐड होंगे? अभी क्या है देखो, सपोज करो मैंने अभी तो ऐड नहीं था ना सर्वर, ये तो अभी बनाया ना मैनुअल, तो अभी बनाया तो अभी तो ऐड नहीं होगा ये क्लाइंट, तो मैंने ऐड कर दिया। एक मिनट ना, ये जो PKS EDU बनाया था ना, वो एक्चुअली मेरा नेट बंद हो गया था, बाद 2-3 बार मैं वापस आया हूँ तो मेरे को इसको पता बनाने के नहीं लिए चला देखो, ये। राइट फॉरवर्ड पे जाओगे, हम्म। राइट क्लिक करके न्यू जोन, न्यू जोन के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद प्राइमरी बनाना है मुझे पहले, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, उसके बाद ये टू ऑल DNS सर्वर रनिंग डोमेन कंट्रोलर, उसके बाद नेक्स्ट करो, यहाँ पे जोन का नाम मैंने pks.edu, ठीक है। जैसा भी अगर मैं दूसरा देता हूँ तो ABC डॉट
MIL, चलो ठीक है, मिलिट्री वाला बना दो। नेक्स्ट किया, ये अलाउ बोथ सिक्योर एंड अनसिक्योर, नेक्स्ट, फिनिश। अभी देखो abc.mil भी बना है। अब इसको जब डबल क्लिक करोगे तो इसमें दो ही चीज मिलेंगे, SOA और NS। ठीक है। ये अभी बना ना और अभी है, तो एक सर्वर DC तो डालना ही पड़ेगा खुद का। तो यहाँ पर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू होस्ट, यहाँ लिख दो सर्वर DC, और यहाँ इसकी IP दे दो। IP क्या थी, वही 10.10.10.1। होस्ट ऐड कर तो दिया। वो ठीक है, फिर देखो उसमें इस तरह मतलब से वो वो, ये हमने ऐड किए हैं, जितने भी हाँ। सर्वर होंगे हमें ऐड करने पड़ेंगे, अब ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगा वो। आगे बार से क्या होगा, जैसे ही तुम क्लाइंट ऐड करोगे ना, हम्म वो अपने आप सारा रिकॉर्ड अपडेट मांगेगा। रिकॉर्ड अपडेट। हाँ। जैसे ही क्लाइंट ऐड होगा तो कंप्यूटर को पता चलेगा ना क्लाइंट आया नया, जैसे कोई नया क्लाइंट है, मैंने उसको वाईफाई के साथ ऐड किया, तो उसका मैक ये एड्रेस आ अपने जाएगा आप इसमें, ऐड कर देगा ये। अपने आप ऐड कर देगा। ठीक है। तो सर रिवर्स लुकअप जोन में क्या होता है? इसमें रिवर्स, हाँ, रिवर्स में उल्टा, नेम टू IP। सर ये नेम टू IP टू नेम। अभी देखो सर abc डॉट मान एम आई एल लीजिए सर मान लीजिए मेरे पास दूसरा एक और एडिशनल है, हाँ तो एडिशनल मुझे इसमें एडिशनल डालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? जहाँ पे मैंने होस्ट, अभी आपने होस्ट डाला ना यहाँ पे, जहाँ होस्ट, हाँ हाँ। वहां पे मुझे एडिशनल की मुझे होस्ट डालने की जरूरत नहीं ना है यहाँ पे? नहीं नहीं, एडिशनल की क्या जरूरत है, एडिशनल काम ही नहीं करता। एडिशनल तो साइड में बैठा रहता है चुपचाप, जब तक बैकअप, कि जो मेन चल बैकअप रहा हो। बनेगा, जो बैकअप हमारा बनेगा जो, हाँ, तो जब तक उसकी प्राइमरी डाल। खराब नहीं होगी, बैकअप का कोई रोल नहीं है। ओके, और ये रिवर्स में भी डालने की जरूरत नहीं है? कुछ से डालने की जरूरत नहीं है। और जो हम दूसरा जो बनेगी उसमें उसका अपना डालना पड़ेगा, बस उसका प्राइमरी का नहीं डालना पड़ेगा? यस दूसरा सर। अपना बनेगा मीन्स, मतलब कि जो मेरा ये तो प्राइमरी हो गया मेरा, हाँ जो मेरा बैकअप जो बनेगा एडिशनल, उसमें मेरा उसका डालना पड़ेगा, इसका नहीं डालना पड़ेगा ना? हाँ। अरे वो ठीक है तो सर। ऑलरेडी डुप्लीकेट बना लेगा तुम्हारा, तो किसी का ओके डालने की ओके जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, वो अपना इसमें भी वो डुप्लीकेट बना लेगा? हाँ, ठीक तो है ठीक है ठीक। वो तो स्टैंड बाई पे रहेगा ना, वो तो जब तक हाँ, ये खराब नहीं हो रहा तब तक वो बैठा रहेगा अपना, नहीं नहीं, मेरे कहने का रिकॉर्ड मतलब है कि रहेगा यहाँ उसके पे, पास भी। ओके ओके, यहाँ पे होस्ट मेरा वो दूसरा अपने आप आ जाएगा ना, जो मेरा हाँ हाँ, वो एडिशनल है? जैसे ही करोगे ठीक है वो सब कुछ अपने आप आएगा। ठीक है सर, ठीक अब है, मैं अगर कोई वही होस्ट पूछना। ऐड करेंगे तो अपने आप आएगा, क्योंकि हमने वहां पे ऑप्शन चुना था डायनेमिक। ठीक है। जब अगर ऑप्शन डायनेमिक में रहेगा तब तो अपने आप आएगा, डायनेमिक अच्छा, नहीं एक रहता वही प्रॉब्लम होती एक और बात बताइए, मैंने मेरे पास पिंग आ रहा है इसका कि है इसका। ये मैंने बना रखा हुआ है, तो मुझे पिंग आ रहा है इसका, बट मैं हाँ, दूसरा एडिशनल का मार रहा हूँ, उसमें मुझे IP6 का मतलब IPv4 6 का पिंग आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इसमें IPv6 का आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास एडिशनल भी है, मेरे पास प्राइमरी भी है, ठीक है? तो तो एडिशनल है अभी ओरिजिनल में जब। अभी हाँ, मेरे पास एडिशनल भी है और प्राइमरी भी है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि प्राइमरी का जैसे IP मारते हैं, IP पिंग मारते हैं, IP दोनों का पिंग आ रहा है, ठीक है? हाँ अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, जैसे कि पिंग सर्वर 24 जैसे आपने बताया, वो मैं पिंग मार रहा हूँ। हाँ तो जो मेरा एडिशनल है उसका तो जो IP से पिंग आ रहा है, IPv4 से, मतलब कि हाँ 10.0.0 समथिंग। और जो हाँ मेरा एडिशनल जो दूसरा आ रहा है अपना एडिशनल, हाँ उसका मुझे आ रहा है F080, जो हाँ हाँ, IPv6 पता का है। होता है, वो मुझे पिंग आ रहा है, उसके वो बारे में जरा वो बताइए काम उसका थोड़ी क्या? करता है जब तुम्हारा ये चल रहा होगा, ओके ओके, मतलब कि वो तो वो अभी तुम्हारे ऐसे ही एफ ई शो एट कर रहा जीरो है? पे जाएगा। हाँ IPv6 हाँ, के ये एफ एफ ई ई एट एट जीरो एफ हाँ ई एट जीरो 1809 हाँ, वगैरह समझ गया। ऐसे का? वो लिंक लोकल एड्रेस है, वो उसका कोई काम नहीं है अभी। वो ठीक है आपका ठीक है इस तरह से लूप बैक की तरह समझ, ठीक है, यही मैं पूछना था। ओके ओके। उसका कोई रोल ही नहीं है। वो 169 वाला, वो अपीपा की तरह है, समझ लो। अपीपा जैसे अपने आप को IP देता है ना कंप्यूटर,
यस सर, यस सर। तो एडिशनल अपने आप को आईपी दे रखा है तो वही आईपी शो करेगा ना। ठीक है, ठीक है। ठीक। जो अपने आप को आईपी देगा वही देख करेगा। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है इसलिए शो कर रहा है। ओके, ओके। ठीक है। अब यहाँ रिवर्स में क्या है, रिवर्स में भी मुझे जोन बनाना है। अभी तो कोई जोन ऐड नहीं है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट। यहाँ प्राइमरी ही रखोगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद टू ऑल डीएनएस सर्वर, सही है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, रिवर्स लुकअप जोन है। तो यहाँ IPv4 का IPv6 का ही आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा IPv4 का है तो हम कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मेरी आईपी रेंज क्या है, तो आईपी यहाँ पर देने से पहले आपको अपनी आईपी पता होनी चाहिए। ncpa.c या cmd में जाओ, यहाँ लिखो आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ पर देखो 10 का आईपी है। 10 के ये नेटवर्क एक ही नेटवर्क है, यानी एक नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है, तो यहाँ पर वही डालोगे 10.0.0, क्योंकि 10 वाला ही नेटवर्क है। इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट। ये वही अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर, उसका नेक्स्ट, इसके बाद फिनिश। यहाँ पर देखो ये बन गया। अब इस केस में जब मैं ऐड करूंगा ना सर्वर डीसी, देखो, लेकिन वहां पर पहली बात, वहां पर आपका ऐड होता था न्यू होस्ट, यहाँ जो ऐड होगा न्यू पॉइंटर। अब न्यू पॉइंटर पे जाओगे, अब यहाँ पर आईपी क्या है, तो आईपी ये हटाओ। ओहो, ये गलत बन गया, एक सर उस पर 10 नहीं आना था, 10.10। तो ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नेटवर्क ही गलत, हमने 3 का नेटवर्क रखा है। नहीं तो सही है, सही है, 10 का तो रहेगा ही। आई थिंक पुरानी आईपी डाला आपने। पूरा आएगा सर, 10 वाला वो उठाएगा नहीं ना। पूरा डालना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। हम्म। नेम सर आईपी किधर गया? सर न्यू बना दो। नया सर वो बना, जर्नल पे चेंज करना है ना। कोई नहीं, नया बना लेते हैं इसमें। राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये IPv4 पे ही है, यहाँ डाल देते हैं 10, 10, सॉरी 10.10, यही था ना, नेक्स्ट। हाँ अब ठीक है। अब इसके अंदर 2 बने हुए हैं, राइट क्लिक करो, न्यू पॉइंटर, 10.10.10, लास्ट में हमने डाला था 1। अब यहाँ होस्ट नेम डायरेक्ट नहीं डालना है, आपको ब्राउज करके लो, क्योंकि हमारा इनवर्स बनेगा। सर्वर डीसी का फॉरवर्ड लुकअप जोन में pks.edu में सर्वर डीसी इसके वर्स ओपन करो, तो ये देखो नाम आ गया अपने आप, बस ओके करो, यहाँ एंटर हो गया। तो तो दिस सर इज द जो पॉइंटर, पॉइंटर में पहले आईपी आ रहा है, फिर आपका नेम आ रहा है। सर जो ADDS के साथ इंटीग्रेटेड है उसको भी नहीं ऐड करना पड़ेगा? किसके साथ? ADD एडीडीएस के साथ, उसको मैंने अभी देखो, ये मैंने इंडिविजुअल आपको स्टैंड अलोन में सिखाया है। अगर आपको एडीडीएस के साथ करना है तो फिर तो उसके हिसाब से आप जाओगे, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है, ये हमने ऐड नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक ऐड है। जी। अगर इसके इसमें देखोगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है अपने उस एडीडीएस के साथ, तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने नया बना कर दिया। अगर मैं यही आपको दिखा दूं, पिंग करो, मान लो सर्वर डीसी डॉट स्टूडेंट डॉट कॉम, स्टूडेंट.com था या, हाँ स्टूडेंट.com, तो अभी देखो रिप्लाई आएगा, F80 पे जा रहा है।
ये IPv6 पे जा रहा है इसीलिए। तो IPv एक और कमांड है NS लुकअप से भी आप देख सकते हैं, IPv6 पे जा रहा है, इसको डिसेबल मारना, ये इसके हिसाब से काम कर रहा है। ये सर ncph.cpl करके ना उस पे IPv6 अनटिक करना पड़ेगा। हाँ वही, फिर जाके ये IPv6 पे काम नहीं करेगा। ये जनरली IPv6 पे चले जाते हैं ना, तो वहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। सही करो। अब आ गया ना सर स्टूडेंट। हाँ वही पूरी तरह से आ गया। ये अभी भी IPv6 पे जा रहा है, वो लूप बैक पे। उसको डिसेबल एनेबल करोगे ना उठा लेगा सर। ये देखो उठा लिया यहाँ, उठा लिया यहाँ। ये देखो सर्वर dc.student.com का IP मेरा ही है। ये NS लुकअप कमांड से भी उठा दिया। ये बस वही अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन उठा लेता है। ठीक है, ये है आपका जनरली। तो ये तो बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव डायरेक्ट के साथ काम कर रहा है, तो उसको छोड़ो। ये मैंने आपको स्टैंड अलोन बनाकर दिखाया और इसका पिंग भी आपको दिखा दिया। पिंग से आप चेक कर सकते हो कि भाई की IP और उसकी रिलेशन। अगर इस पे कोई वेबसाइट बनाकर रख दो, तो आप इस IP को खोलोगे या नाम से खोलोगे, तो आपकी वो वेबसाइट डिस्प्ले होने लगे। जैसे facebook.com पे वेब पेज बने हुए हैं, उसके वेब पेज डिस्प्ले हो जाते हैं। यही तो DNS का एक्चुअल काम यही है कि आपका नेम टू IP टू नेम कन्वर्ट कर। क्लियर है? यस। ये है मेन है आपका जो DNS जो बताया मैंने। दिस इज द DNS। इसके बाद अभी बचा हुआ है जोन ट्रांसफर। ये आपके उसके लिए जब सेकेंडरी बनाएंगे हम, जब आपका सेकेंडरी DNS सर्वर बनता है, तब हमारी बात आती है जोन ट्रांसफर की। यानी जोन ट्रांसफर में दो सर्वर होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और प्राइमरी जोन का सारा चीज आपको सेकेंडरी में भी दिखेगा। जब अगर मान लो इधर एरर आती है, तो हम उधर पूरी ट्रांसफरिंग हो सकती है। तो उसके लिए अभी दूसरा सर्वर अपलोड करके, मतलब उसके बाद हम उस सर्वर को भी बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज DNS। ये DNS का कॉन्सेप्ट हो गया। तो DNS रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो बोलो। अभी तो नहीं, अभी सर इस पे करेंगे प्रैक्टिस फिर ही आएगा। हाँ इसको पहले प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो, तब जाकर शायद हो पाएगा कुछ।